हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन वेयर नागपुर एंड झांसी एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और इसको हिंदी में कहा जाता है विलय की नीति। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1848, ऑप्शन बी है 1850, ऑप्शन सी है 1852 एंड ऑप्शन डी है 1854। होपफुली ये क्वेश्चन को अभी तक आपने खुद से अटेम्प्ट कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1854। अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समझ लेते हैं। ये डलहौजी के समय में आई थी। अब इसके थ्रू क्या होता था, अगर किसी भी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड को नेक्स्ट रूलर नहीं बना सकता। अगर ऐसा होगा तो ब्रिटिशर्स उसका जो राज्य है उसको एनेक्स कर लेंगे। और सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने कौन सा राज्य को कब्जाया था? सारा, थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? विले की नीति। और बहुत ही सिंपल है, अगर किसी भी राजा का खुद का बेटा नहीं होगा तो यहाँ पर अडॉप्टेड चाइल्ड नेक्स्ट रूलर नहीं बन सकता। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, झांसी एंड नागपुर, यहाँ तो ईयर डिफरेंट है और यहाँ पर क्वेश्चन में हमने सही आंसर माना है 1854। देखिए, जब नागपुर को एनेक्स करा गया था तो झांसी और नागपुर को इन्होंने मिला लिया था। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1854। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोशल सर्विस लीग वाज फाउंडेड बाय नारायण मल्हार जोशी। और ये कौन सी ईयर में इन्होंने फाउंड की थी? यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1885। तो यहाँ पर होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1911। थोड़ा सा समझ लेते हैं। सोशल सर्विस लीग एग्जैक्टली यहाँ पर वर्क क्या करती थी और एग्जैक्टली इसके प्रिंसिपल क्या थे। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा समझें, टू कलेक्ट एंड स्टडी सोशल फैक्ट्स एंड डिस्कस सोशल प्रॉब्लम्स। जो उस समय सोशल प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको डिस्कस करते थे। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इस तरह से बनाई थी। और यहाँ पर जो इसके मेंबर थे वो मेनली बॉयज ही होते थे। और यहाँ पर इनके द्वारा कुछ स्कूल्स ओपन करे गए जो डे और नाइट चलते थे, कुछ डिस्पेंसरीज ओपन करेगी। और यहाँ साथ साथ कुछ लाइब्रेरीज को भी ओपन करा गया था और लोगों को मोटिवेट किया जाता था कि आप पढ़िए। और साथ साथ जो उनकी छुट-पुट प्रॉब्लम्स होती थी उनको दूर किया जाता था। तो सोशल सर्विस लीग को किसके द्वारा फाउंड करा गया था? नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नारायण मल्हार जोशी ये किसके मेंबर थे? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who said with 500 dedicated men it will take 50 years to transform this country? With 50 dedicated women it may take only a few years. ये स्टेटमेंट किसने दी थी? आज ऐसे ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में आपको अभी तक कंफ्यूजन रही होगी, लेकिन आज के सेशन के बाद नहीं रहेगी। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद जी एंड ऑप्शन डी है एम जी राणा जी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऐसे स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो एक कोट्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, द आधार मूवमेंट विच वाज साइमल्टेनियसली नेशनल एंड मिलिटेंट इन कैरेक्टर वाज स्टार्टेड बाय। देखिए यहाँ पर 5 पर्सन्स के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, लेकिन मेनली क्या होता है, 2 ही पर्सन का नाम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है मौलाना मोहम्मद अली एंड हकीम अजमल खान, ऑप्शन बी है मौलाना मोहम्मद अली एंड मोहम्मद अली खान जिन्ना, एंड ऑप्शन सी है मोहम्मद अली खान जिन्ना एंड लियाकत हुसैन, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर नन ऑफ दिस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 पर्सन्स के द्वारा यहाँ पर फाउंड करा गया था आधार मूवमेंट को। और ये इसके अपोज में करी गई थी अलीगढ़ मूवमेंट। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन ये 2 पर्सन ही हैं जो आपको हमेशा से ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली एंड हकीम हाकिम अजमल खान। और बाकी के जो पर्सन्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कई बार उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। हसन इमाम एंड मौलाना जफर अली एंड मज़हार उल हक। होपफुली यहाँ पर मैंने सबकी स्पेलिंग सही लिखी हो। एक बार आप इसको गूगल भी कर लेना और ये तीनों नाम आपने याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866? और समटाइम्स तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
कहाँ पर फाउंड करी गई थी? लंदन में। तो चलिए क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सी आर दास, ऑप्शन बी है एम जी रानादे, ऑप्शन सी है दादा भाई नारोजी एंड ऑप्शन डी है ए ओ ह्यूम। काफी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दादा भाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इनको दद्दू भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सेशन में दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड लेकर आऊँगा और डेफिनिटली जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी मैं कवर करूँगा। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को जो फाउंड किया गया था 1866 में लंदन में, इसका मेनली एम क्या था कि जो ब्रिटिश सिटीज़न हैं, उनको हमारे इंडिया के जो लोग हैं, उनके बारे में बताना, मतलब एक व्यू पॉइंट जनरेट करना कि ब्रिटिश पब्लिक के मन में भी एक सेंटिमेंट यहाँ पर उत्पन्न हो जाए कि एग्ज़ैक्टली कि इंडिया के साथ उस समय क्या हो रहा है और इंडिया के साथ मतलब ब्रिटिशर्स का जो रवैया है वो कैसा है, तो एक व्यू पॉइंट को यहाँ पर जनरेट करना। अच्छी बात यहाँ पर ये कि इस एसोसिएशन की इसमें हर रीजन के लोग आकर जुड़े थे और इसके फाउंडर कौन थे? दादा भाई नारोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी है। हू अमंग द फॉलोइंग वाज़ इंडियाज़ फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर? और यहाँ ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी है मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन सी है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन डी है कर्नल ओलकॉट। और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अगेन दादा भाई नारोजी। और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी और वो बुक काफ़ी फेमस है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स? अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर आप लोगों की डिमांड थी जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवाया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सभी के सभी सेशंस हैं और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्कस करवाऊँ। ये सेशन मैंने अभी ही डिस्कस किया है कुछ टाइम पहले। इस सेशन को देखिएगा ज़रूर, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से पर्सन 6 ईयर के लिए यहाँ पर प्रेज़िडेंट रहे थे? और ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड ऑप्शन डी है रास बिहारी बोस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस में मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया था सभी सेशंस को। अगर आपने देखा होगा तो डेफिनिटली ये क्वेश्चन आपके लिए ईज़ी है। बट चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Whom did Subhash Chandra Bose defeated in Tripura session in 1939 for the presidentship of Congress? और ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस के अपोजिट में कैंडिडेट थे वो महात्मा गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट थे और महात्मा गांधी जी पर्सनली चाहते थे कि वो कैंडिडेट जीते बट हार गए थे अनफॉर्चुनेटली। ऑप्शन ए है वेडरबर्न, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तायर जी एंड ऑप्शन सी है डॉक्टर पटाभी सीतारमैया एंड ऑप्शन डी है राजा गोपालाचार्य जी। और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 1945, 1946, 1947 और 1948 इनमें से कौन से ईयर में पटाभी सीतारमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और वो सेशन होता है जयपुर में? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दे पाऊंगा, फिर तो आंसर ही आ जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 50th सेशन ऑफ कांग्रेस एट फैजपुर? जो फैज़पुर में सेशन हुआ था और ये पहला सेशन था जो विलेज में हुआ था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर 50th सेशन था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू जी एंड ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय जी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सेड द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशियस व्हाइल इन इंडिया इज टू एसिड इट टू इट्स पीसफुल डिसमिसल? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, मतलब ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड एंड ऑप्शन डी है वेरेन हेस्टिंग। और ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप जब गूगल करोगे तो डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था और आंसर है लॉर्ड कर्जन। तो ये स्टेटमेंट थी लॉर्ड कर्जन की। जो कांग्रेस है वो अपने पतन के लिए मतलब कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़ खड़ा रही है और मेरी में से एक महान महत्वाकांक्षा है, मतलब ये मेरी ऐसा एक महत्वाकांक्षा है
और मतलब इस तरह से इन्होंने एक ये स्टेटमेंट दी थी कांग्रेस के प्रति कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, और 1905 में कांग्रेस का ऐसा कोई अस्तित्व भी नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस ज़्यादा कुछ अपना इम्पैक्ट बना नहीं पाई थी, और जब से गांधी जी आए थे तब से तो खैर कांग्रेस ने एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था, लेकिन 1905 से लेकर 1915 के इन बिटवीन भी कांग्रेस काफ़ी एक्टिव रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने 20 सालों में कुछ नहीं किया, किया बहुत कुछ था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया था। मतलब ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वही कांग्रेस करती थी, एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द extension of the cultivation of indigo, cotton, opium, tea, coffee in India besides the benefiting the British planters जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, एंड और किसको बेनिफिटेड करती थी, बेनिफिटेड, सॉरी मैंने बी फिटिंग बोल दिया, बेनिफिटिंग द ब्रिटिश प्लांटर्स एंड आल्सो बेनिफिटेड। ऑप्शन ए है द जमींदार्स, ऑप्शन बी है द स्मॉल मर्चेंट्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है द इंडियन बैंकर्स। अब देखो इंडियन बैंकर्स का तो यहाँ पर ऐसा कोई रोल ही नहीं है, स्मॉल मर्चेंट्स हो सकता है, बट यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जमींदार्स। कई बार हम ना ऑप्शन सी के चक्कर में सोच लेते हैं, अगर यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन है तो क्या पता सी हो, लेकिन नहीं, यहाँ आपका सही आंसर है ऑप्शन ए द जमींदार्स। अब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको काफी डिटेल में बताया था कि जमींदार्स वफादार थे ब्रिटिशर्स के, और जमींदार्स ने बहुत प्रताड़ित किया है फार्मर्स को, और हमारे देश में इंडिगो की खेती करवाई जाती थी और इसको लेकर रिवोल्ट भी हुआ था। कॉटन की खेती करवाई जाती थी, ओपियम ओपियम कहा जाता है अफीम को, फिर टी, कॉफ़ी और इनकी खेती करवाई जाती थी, और कई जगह तो बहुत ही फोर्सफुली वे में खेती करवाई जाती थी और फार्मर्स को इतना मुआवजा भी नहीं मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन लाल ढींगड़ा हु मर्डर्ड कर्जन वेली इन लंदन वास। मदन लाल ढींगड़ा के बारे में डेफिनेटली आपने सुना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्जन वेली कौन थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ऑप्शन डी है ऑफिसर अंडर ब्रिटिश डिपार्टमेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ढींगड़ा जी ने यहाँ पर इनको मारा था लंदन में, और ये कब की बात है ये भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं ये बता देता हूँ, 1909 में ये कॉन्स्पिरेंसी सामने आई थी, और यहाँ पर जो कर्जन विली हैं ये थे एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हो मदन लाल ढींगड़ा जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन थे। ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, भगत सिंह, ऑप्शन बी है राजा राममोहन राय जी, एंड ऑप्शन सी है सतीश चंद्र बोस एंड प्रमथनाथ मित्रा, एंड ऑप्शन डी है सुरेश चंद्र कौशिक एंड सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सतीश चंद्र बोस एंड प्रमथनाथ मित्रा। और जो प्रमथनाथ मित्रा ये मेनली यही ऑप्शन में पूछा जाता है, अगर यहाँ पर इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैरिस्टर थे कलकत्ता के, और इन्होंने समिति को फाउंड किया था, और इस समिति का मेन पर्पस क्या था, या इसको किससे इंस्पायर्ड होकर फाउंड किया गया था। जो विवेकानंद जी की स्पीचेस थी, थॉट्स थे, और उनसे इन्फ्लुएंस होकर और बंकिम चंद्र चटर्जी से इन्फ्लुएंस होकर इस समिति को फाउंड किया गया था, और इसके मेनली हेड बनाए गए थे बाद में, मतलब फाउंड किया गया था यहाँ पर प्रमथनाथ मित्रा एंड सतीश चंद्र बोस जी के द्वारा, और इसके मेन हेड थे बरिंदर कुमार घोष। ये नाम भी आपने याद रखना है। और बरिंदर कुमार घोष कौन थे, और बिंदु घोष के ब्रदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द आत्मोन्नति समिति। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं बिपिन बिहारी गांगुली, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, एंड ऑप्शन सी है जतिन दास गुप्ता, एंड ऑप्शन डी है श्यामा जी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बिपिन बिहारी गांगुली, और ये एक तरह की सोसाइटी थी बंगाल में, इसको फाउंड किया गया था बिपिन बिहारी गांगुली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज assassinated a vindictive judge किंग्सफोर्ड एट मुजफ्फरपुर बिहार। तो मुजफ्फरपुर बिहार में किंग्सफोर्ड को असैसिनेट किसके द्वारा किया गया था, और ये पूरा का पूरा जो एक तरह से कॉन्स्पिरेंसी थी, मतलब ये प्लान किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की या फिर प्रफुल्ला चक्की, बात एक ही है। ऑप्शन बी है प्रफुल्ल चक्की एंड सुखदेव, एंड ऑप्शन सी है खुदीराम बोस एंड
बटुकेश्वर दत्त एंड ऑप्शन डी है बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। और ये है प्रफुल्ल चंद्र चाकी एंड ये है खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस के बारे में हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थे और बहुत कम एज में इनको फांसी की सज़ा मिल जाती है। इनकी एक स्टेटमेंट है जो मुझे बहुत ही पसंद है और इन्होंने कहा था कैन देयर बी अ डिसीज वर्स देन स्लेवरी। मतलब इतना ज़्यादा इनके अंदर देशभक्ति की भावना थी और इनके अंदर देशभक्ति की जो भावना थी वो किसके थ्रू आई थी। इन्होंने स्पीचेस सुनी थी विवेकानंद जी की और अरबिंदो घोष एंड सिस्टर निवेदिता। उनकी स्पीचेस सुनकर इनके अंदर एकदम से देशभक्ति की भावना आ जाती है और इनको लगता है कि देश को आज़ाद करवाना है, चाहे किसी भी वे में हमें करवाना पड़े। तो इनके बारे में फिर कभी मैं एक डिटेल्ड सेशन लेकर आऊँगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं यहाँ पर। प्रफुल्ल चंद्र चाकी, इनसे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ अ नेशन। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है वीर सावरकर एंड ऑप्शन डी है औरबिंदो घोष। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई थी औरबिंदो घोष के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रेवोल्यूशनरी बिफोर बीइंग सेंट टू द gallows said we shall be born again, shall meet again and shall jointly fight once again, suppose motherland as comrades in arms। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल एंड ऑप्शन डी है राजपूत। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और उससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who want every blow aimed at me would prove to be nail in the coffin of the British imperialism in India। ठीक है, आज सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने ऐसे उठाए हैं जो डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जब पेपर में आता है तो हमें लगता है कि आउट ऑफ द कंटेंट है और इन क्वेश्चंस में हमें सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। तो इन क्वेश्चंस में आपने कमांड अच्छी करनी है और 26 जनवरी पास आ रही है तो मेरी यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ। और डेफिनेटली आपको पता ही है मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट थी किसकी थी। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है जतिन दास, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी है रोंडो केशव कार्वे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट थी लाला लाजपत राय जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाइल फाइटिंग अलोन विद द पुलिस इट इज सेड दैट चंद्रशेखर आजाद शॉट हिमसेल्फ विद द लास्ट बुलेट ही हैड इन हिज पॉकेट एट। और ये इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था आपको बताना है और एग्जैक्टली ये इंसिडेंट क्यों हुआ था। इनके एक फ्रेंड होते थे जिनका नाम था वीरभद्रा तिवारी। इन्होंने पुलिस को बता दिया था कि एग्जैक्टली चंद्रशेखर आजाद इस पार्क में बैठे हैं, मतलब ये एक ट्रेटर थे। और फिर पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था और इनके पास एक ही गोली बची थी और इन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया था उस गोली से, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की गोली से नहीं मरना चाहते थे। और ये एग्जैक्टली घटना कहाँ की है? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट पार्क यूपी, ऑप्शन सी है कान्हा पार्क मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कान्हा पार्क राजस्थान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अल्फ्रेड पार्क या फिर इसको आजाद पार्क भी कहा जाता है, प्रयागराज। कई जगह बुक्स में जो पुरानी बुक्स हैं प्रयागराज की जगह इलाहाबाद लिखा होगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। Which leading British parliamentarian and politician admitted that the revolt of 1857 was a national revolt, not a militant या मिलिट्री म्यूटिनी। तो यहाँ पर कौन से ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने कहा था कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो नेशनल रिवोल्ट था, ऐसा नहीं कोई मिलिटेंट अटैक था या फिर मिलिट्री म्यूटिनी थी। तो यहाँ ऑप्शन ए है डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड एलन एंड ऑप्शन डी है डिसरायली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी डिसरायली। तो आज जो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली इन क्वेश्चंस में आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और जो क्वेश्चन मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं करवाए, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस नहीं करवाए क्योंकि वो सेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपने जस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना है और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है उसको देखना है और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन के बिहाफ पर मैंने वो सेशन को डिस्कस करवाया हुआ है और डेफिनेटली उस सेशन के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है उसको एक्सेस करना
आपकी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी और धीरे-धीरे हम कोशिश करेंगे एंशिएंट और मेडिवल भी कवर करवाएँ। वैसे मैं टॉपिक टू टॉपिक कवर करवाता रहता हूँ। तुलवा डायनेस्टी मैंने कवर करवाया था जो विजयनगर एम्पायर में सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आपने यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा और कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। अगर इन केस आपका कोई डाउट है फिर मैं कहूँगा आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए, कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ज़रूरत हो तभी बाहर जाइए। और डेफिनेटली एक स्लोगन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था उसको आप याद रखिए और उसको ही फॉलो कीजिए। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।